नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूर्य पर्वत के विषय में बताया कि हमारे हाथ में सूर्य पर्वत किस स्थान पे होता है, इसके सीमा क्षेत्र कौन कौन से हैं। सूर्य पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, बहुत निम्न स्थिति में हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, समतल हो सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। इसके बाद हमने सूर्य पर्वत पर निशानों के विषय में पढ़ा कि हमारे हाथ में कौन कौन से शुभ निशान होते हैं, कौन कौन से अशुभ निशान होते हैं और इन निशानों का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके पश्चात दोस्तों इस वीडियो में हम बुध पर्वत के विषय में पढ़ेंगे। हमारे हाथ में बुध पर्वत किस स्थान पे होता है, इसके सीमा क्षेत्र क्या है और इसके कारक कौन कौन से हैं। अगली वीडियो में हम बुध पर्वत के विषय में पढ़ेंगे कि बुध पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, एकदम दबा हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं और समतल और सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर उसके क्या प्रभाव रहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये जो हमारा बुध ग्रह है ये हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। हमारी बुद्धि किस तरह से काम करेगी, हमारे निर्णय लेने की क्षमता कैसी होगी, हर चीज हमारी बुद्धि के ऊपर ही निर्भर करती है और हमारी बुद्धि का जो संचालन है वो बुध के द्वारा किया जाता है। तो बुध जो है इसको सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इसको राजकुमार की तरह भी पहचाना जाता है, राजकुमार करके भी बुलाया जाता है। तो दोस्तों बुध पर्वत हमारे हाथ में किस स्थान पे होता है, बुध पर्वत की सीमा क्षेत्र क्या है, इसके विषय में पहले मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जो आपकी कनिष्ठा उंगली है अर्थात ये वाली जो उंगली है सबसे छोटे वाली ये वाली, इस उंगली को पहले पोर से अगर हम इस प्रकार मोड़ते हैं तो जहां पे ये उंगली आकर के गिरेगी इसको हम क्या बोलेंगे, बुध पर्वत। ये लगभग यहां आके गिरेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुध पर्वत। और ये उंगली कौन सी है हमारी, कनिष्ठा। ठीक है, कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे का जो स्थान है इसको हम बुध पर्वत कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बुध पर्वत के सीमा क्षेत्र के विषय में बता देता हूं। हमारे हाथ में बुध पर्वत किस स्थान पे होता है और इसका सीमा क्षेत्र क्या है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारे इस स्थान से एक रेखा निकल करके गुरु पर्वत तक जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, हृदय रेखा। इस स्थान से हमारी जीवन रेखा निकलती है और केतु स्थान तक जाती है। इसके बिल्कुल साथ यहां से होते हुए एक रेखा हमारी चंद्र स्थान तक चली जाती है जिसको हम बुद्धि रेखा कहते हैं। तो आपकी जो अनामिका है और जो आपकी कनिष्ठा है बिल्कुल सीधा इसके बिल्कुल बीच में से एक सीधी रेखा इस प्रकार खींच करके आप हृदय रेखा तक ले आइए। तो जितना भी ये जो स्थान है इसको हम क्या कहेंगे, बुध पर्वत। तो ये जो पर्वत है आपका ये बुध पर्वत कहलाएगा। अब इसकी स्थिति तीन प्रकार की हो सकती है, या तो एकदम दबा रहेगा या एकदम बाहर गुब्बारे की तरह फूला रहेगा और एकदम समतल या सुंदर नजर आएगा। इनके क्या क्या प्रभाव रहेंगे हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बुध के कारकों के विषय में बताऊंगा कि बुध से हम ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्या क्या देखते हैं। तो दोस्तों बुध का जो पहला कारक है वह होता है बुद्धि। जिस प्रकार से हम जब भी पहली उंगली की बात करते हैं तो हमें किस चीज के बारे में पता लगता है, भक्ति। इसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है, धन और हमारा जो जीवन है, मृत्यु है। ये जो तीसरा वाली हमारी उंगली है अनामिका, इसको देखते हैं तो मान प्रतिष्ठा, आपकी नौकरी, तो हम यहां से देखते हैं। तो जैसे ही हम बुध पर्वत को देखते हैं तो हमें क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि कैसी रहेगी। दूसरा व्यापार,
ये दो चीजें जो हैं हम मुख्य रूप से बुध से जानने का प्रयास करते हैं। तो इनके मुख्य कारक कौन कौन से हुए? गुरु के भक्ति, शनि का धन, सूर्य का मान और बुध का व्यापार। तो इस प्रकार से हम अलग अलग उंगलियों से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी उंगली हमारी कौन से ग्रह को प्रदर्शित करती है और कौन से कारक हमें प्रदान करेगी। इसलिए मैं हर वीडियो से पहले एक बार कारकों के विषय में बताता हूं कि किस ग्रह से हम कौन कौन से कारक ग्रहण करते हैं और कौन से ग्रह से हमें क्या प्राप्त होता है। तो बुध ग्रह का जो पहला कारक है वह होता है बुद्धि। आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, अर्थात आप सकारात्मक बुद्धि वाले होंगे, नकारात्मक वाले होंगे, आप चीजों को याद करने में कैसे रहेंगे, आप चीजों को कितने समय तक याद रख सकते हैं, हर चीज जो है वो बुद्ध पर ही निर्भर करेगी। तो पहला जो कारक होता है वह होता है बुद्धि। दूसरा जो कारक होता है आपकी निर्णय करने की क्षमता। देखिए, बुध ग्रह जो है ये आपको बुद्धिशील बनाता है, जिसके कारण आपको अपनी लाइफ के अंदर कौन सा डिसीजन लेना है उसमें आपकी मदद रहती है। आपको कौन सी नौकरी करनी है, आपने कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, हर चीज के अंदर आपकी बुद्धि का उपयोग होता है। तो जीवन में जो भी आपके साथ होगा, जो भी आपको करना है, हर चीज का जो निर्णय है आपको बुद्धि के द्वारा ही लेना होता है। तो बुध ग्रह है जो, वह ही निर्णय लेने की क्षमता बंदे के अंदर के बताता है कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या निर्णय लेने की क्षमता है, कितनी किस प्रकार के निर्णय कोई व्यक्ति लेता है। आप अच्छे निर्णय भी लेते हैं अपने जीवन काल में, कुछ बुरे निर्णय भी लेते हैं। आपका हाथ में जो बुध की स्थिति है वही ये बताती है कि आप अपने जीवन काल में किस प्रकार के निर्णय लेंगे। बुध पर्वत अच्छा होगा, आपके निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, आप जो भी निर्णय लेंगे सफल होंगे। अगर बुध पर्वत ही खराब है तो आपके जो भी निर्णय होंगे बेकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो दूसरा कारक है वह होता है निर्णय क्षमता। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वो व्यापार। बुध है तो ही आपका व्यापार चल सकता है। अगर आपकी कुंडली में, आपकी हाथ में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार किससे चलेगा? वाणी से, बुद्धि से, आपके विवेक से, आपके बोलने की क्षमता से, आपके व्यवहार के साथ। लेकिन अगर आपका बुध खराब है, ना आपकी बुद्धि कार्य करेगी, ना आपका वाणी कार्य करेगी ढंग से, ना आप अच्छा बोलने में होंगे, ना आप किसी को अपनी बात समझाने में सक्षम होंगे। तो इस कारण से अगर आपका व्यापार आप चलाना चाहते हैं तो आपके हाथ में जो बुध की स्थिति है, आपकी कुंडली हो, आपका हाथ हो, किसी भी जगह हो, जो बुध की स्थिति है वो उत्तम होना अति अनिवार्य होता है। तो व्यापार जो है वो बुध का तीसरा कारक है। चौथा जो कारक आता है वह आता है वाक शुद्धि। वाक शुद्धि से मतलब ये है कि आपकी बोलने की क्षमता कैसी है, अर्थात आप जो बोल रहे हैं लोग उसको कितना सुन रहे हैं, आपकी जो बात है उसको लोग कितनी मान्यता दे रहे हैं, आपकी जो बात है वो कितनी सत्य है। ठीक है, अगर आपके वाणी में शुद्धता नहीं होगी तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। मान लीजिए आप ज्योतिष का कार्य करते हैं तो आपको तो भविष्यवाणी करनी होती है। तो किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी तभी सत्य होगी अगर आप वाक शुद्धि होगी, आपके वाणी में आप जो बोलते हैं उसमें कुछ सच्चाई होगी। अगर आपके हाथ में बुध पर्वत की स्थिति अच्छी है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके हाथ में वाक शुद्धि बहुत रहती है, जो चीज बोलते हैं वो होके रहती है। अगर हाथ में गुरु की स्थिति भी अच्छी हो तो ये निश्चित है जो ये व्यक्ति भविष्यवाणी करेंगे, जो बोलेंगे वो होएगा ही होएगा। तो ये जो चीज है ना, ये हमें कहां से प्राप्त होती है? बुद्ध से ही प्राप्त होती है। उसके बाद अगला जो कारक है वह आता है चातुर्य। आप कितने चतुर हैं अपने कार्य को करने के लिए। चातुर्य का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कितना धोखा दे के काम करते हैं। चातुर्य का मतलब है आप कितनी क्षमता के साथ और कितनी जल्दी किसी व्यक्ति से काम करवा लेते हैं या अपने काम को निकाल लेते हैं। तो ये जो चातुर्य होता है, इस चीज की जो आवश्यकता पड़ती है वो भी हमें बुद्ध से ही प्राप्त होती है। अगला जो कारक आता है शास्त्रों का ज्ञान। हमें किस प्रकार का शास्त्र का ज्ञान होगा? गणित का ज्ञान, आपका साहित्य का ज्ञान, किसी प्रकार का भी जो ज्ञान है वो हमें
बुद्ध के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि इन चीजों के अंदर, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, कोई भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारे को बुद्धि की आवश्यकता होती है, और जो बुद्धि है वो हमें बुद्ध ग्रह से प्राप्त होती है। तो जितने भी शास्त्र के कार्य हैं, जितने भी शास्त्रों का ज्ञान है, वो हमें बुद्ध ग्रह से ही प्राप्त होगा। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है चिकित्सा। जो बुद्ध है वो चिकित्सा का भी कारक है, अर्थात जितने भी आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो नॉर्मल दवाई लिखने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो हो, तो या आयुर्वेदिक वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उन सब के हाथों में आपको जो बुद्ध की स्थिति है वो अच्छी मिलेगी। तो चिकित्सा के जो कार्य है, जिसके अंदर बुद्धि का उपयोग अधिक होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा बुद्धि की क्षमता की अधिक आवश्यकता होगी, वहां पे हम किसको, बुध ग्रह को ही जानने का प्रयास करेंगे कि उस हाथ में बुध ग्रह की स्थिति कैसी है। इसके पश्चात अगला जो आता है शोध के कार्य। जितने भी शोध के कार्य होते हैं, अर्थात वैज्ञानिक जिस प्रकार से शोध करते हैं, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना के अंदर जितनी भी दवाइयां या शोध के लिए इंजेक्शंस बनाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बुद्ध के ही अंदर आता है, अर्थात बुद्ध ही इनका कारक है। तो जितने भी शोध के कार्य किए जाएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, वे सब के सब बुद्ध के अंतर्गत आएंगे। आपकी यात्राएं जो होती हैं ये भी बुद्ध का ही कारक है। यात्राएं कैसी, ऐसा नहीं विदेश यात्राएं तो हमारे हाथ के अंदर विदेश रेखा इस स्थान पे होती है, चंद्र स्थान पे इस प्रकार से एक रेखा होती है, इसको विदेश रेखा कहते हैं। लेकिन बुद्ध से भी हम यात्राओं के विषय में जानते हैं, क्योंकि बुद्ध जो है एक चलने वाला ग्रह है, हर टाइम चलता रहता है। तो जो बुध ग्रह है वे हमें यात्राओं के विषय में भी रहता है। वो किसी प्रकार की भी यात्रा हो सकती है, विदेश की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकती है। तो किस प्रकार के हमारे जीवन में यात्राएं रहेंगी, किस प्रकार की हम धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, तो किस प्रकार की यात्राएं हम अपने जीवन में करेंगे, वो भी हमें बुद्ध से ही प्राप्त होता है। धन का संचय, देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि हमारे जीवन के अंदर धन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमें हर चीज से धन मिलता है, या हमें भक्ति से धन मिलता है, या मेहनत से मिलता है, यहाँ पे नौकरी से मिलता है। और ये जो धन होगा ये किस प्रकार से प्राप्त होगा, व्यापार से प्राप्त होता है। व्यापार के द्वारा जो भी हमें धन प्राप्त होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा, हमें बुद्ध से प्राप्त होगा। तो धन का संचय कैसे करना है, संचय तभी आप कर पाएंगे अगर आपके हाथ में बुद्ध की स्थिति अच्छी है। अगर आपके हाथ में बुद्ध की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, धन का संचय करने के लिए भी किस चीज की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। आपको कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, शेयर बाजार में कितने लगाने हैं, बैंक में कितने डिपॉजिट कराने हैं, पत्नी को कितने देने हैं, सगे संबंधियों को कितने देने हैं, धन का मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं ना, वो सारा का सारा जो होता है वो बुद्धि पे निर्भर करता है। इसलिए जो बुद्ध है उसी को धन के संचय का कारक भी माना गया है, कि आप अपने जीवन काल में धन का संचय कितना प्रकार पाएंगे, धन का मैनेजमेंट कितना अच्छे से कर पाएंगे। तो बुद्ध का जो एक कारक है वो धन संचय भी है। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वाणी के रोग। देखिए अगर आपके हाथ में बुद्ध की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर वाणी से संबंधित रोग रहते हैं, अर्थात तोतला बोलना, बहुत गंदे तरीके से बात करना, अर्थात आपकी वाणी इतनी गंदी होगी कि आपसे लोग बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। छीटा कसी करने वाले लोग हो जाते हैं लोग। तो आपकी वाणी कैसी रहेगी, वाणी के संबंधित जितने भी रोग होंगे वे कहाँ से मिलेंगे, हमें बुद्ध के द्वारा दिए जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है लेखन कार्य। जितने भी लेखन के कार्य होते हैं, जो भी बैंकों के अंदर किए जाते हैं या समाचार पत्रिकाओं के अंदर लिखे जाते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं, वे सब के सब किसके भीतर आते हैं, बुद्ध के भीतर आते हैं। तो बुध ग्रह ही इनको रिप्रेजेंट करता है। तो जो अगला कारक है वह होता है लेखन। इसके पश्चात अगला जो कारक है वह है कलाएं। आपके भीतर किस प्रकार की कलाएं रहेंगी, अर्थात गायन की कला, नृत्य की कला या अन्य किसी प्रकार की कला, वो सब की सब जो है हमें बुद्ध से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि बुद्ध के कारक तत्व कौन कौन से हैं, बुद्ध से हमें क्या क्या प्राप्त होता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे हाथ में बुध पर्वत किस स्थान पे होता है, बुध पर्वत की जो सीमा क्षेत्र है वो क्या है, और बुध के कारक कौन कौन से होते हैं। अगली वीडियो में हम बुध पर्वत के विषय में जानेंगे। बुध पर्वत अगर बिल्कुल निम्न स्थिति में हो, उन्नत स्थिति में हो, बहुत उन्नत स्थिति में हो, तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो ने आवश्यक रूप से आपकी जानकारी बढ़ाई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे विश्राम दे देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।